बच्चों एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ और ये है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11th का। तो पेन और कॉपी निकाल लो, आज की रेट डाल लो और फुल एनर्जी के साथ लेके बैठ जाओ इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है पहले ये जान लो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, वो क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। देखो दो पार्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर हम फंक्शन की कुछ बातें पढ़ेंगे कि सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, उसकी ग्राफ्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड, इसकी बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये है फंक्शन। फंक्शन को तो बहुत अच्छे से समझना है, जब भी आपकी आने वाली जो क्लासेस में आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ आएंगे, है ना। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसको नोट कर लो आपको क्या क्या इस चैप्टर में आना चाहिए। जब आप इन सारे टॉपिक में प्रो हो जाओगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करो और फिर हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसे नोट कर लो यार। सबसे पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के लिए आपको पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, व्हेन टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है दो एलिमेंट, मान लो मैंने दो एलिमेंट लिख दिए 2 और 3, और मैंने इसको पैरेंथेसिस, ये जो है हमारा पैरेंथेसिस कहलाता है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज है ना, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको राम एंड श्याम, ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, दो एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके पैरेंथेसिस में बंद कर दो, आपका क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। दो एलिमेंट कोमा से सेपरेट पैरेंथेसिस में बंद। ओके, आपको समझना क्या है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना बच्चों, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को ग्राफिकली अगर हम देखें ना, तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं इसको बनाऊं एक ग्राफ पे, 0 1 2 3 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 1 2 3, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो 2,3 ये हमारा कहीं पे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट जो है ये है 2,3। अगर मैं आपसे बोलूं 3,2 क्या होगा, 3,2 क्या ये होगा, ये यानी कि ये पॉइंट जो होगा ये होगा 3,2। तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। यानी कि मेरे को ये समझ आ रहा है 2,3 3,2 के इक्वल नहीं है। यानी कि मेरे को यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो वो बी ए के इक्वल नहीं होता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहां से पता चला है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमारे इक्वल नहीं होते। यहीं पे अगर मैं आपसे ये लिख दूं कि 2 3 2 के बराबर होगा क्योंकि एक ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, पैरेंथेसिस में बंद ही नहीं है। तो नंबरों के केस में ये चीज इक्वल होती है, बट ऑर्डर्ड पेयर के केस में ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अच्छा, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया आपसे अगला पॉइंट कि आपसे कह रहा है a, b बराबर है c, d, तो आप इससे बताओ क्या समझोगे। ऑर्डर्ड पेयर तो इक्वल होता नहीं है, पर यहाँ पे इक्वल कह रहा है। दैट मीन्स ये जो a है ये c के बराबर है और ये जो b है ये d के बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको समझते हैं। इतनी बात नोट करो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दो एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके पैरेंथेसिस में बंद कर दो। अगला पॉइंट,
ऑर्डर्ड पेयर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल नहीं होते, अगर ए बी है तो बी ए के इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल होगा तो ये जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये हमारे इक्वल होंगे, यानी कि पहले वाला पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आओ देखते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, उसके बाद समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर देखो आपसे कह रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, डेट मीन्स ये जो पहले वाला है ये इसके बराबर है, यानी कि 2a - 5 बराबर है 5 के। यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 10/2 यानी कि 5। और ऐसे ही आपका 4 जो है वो किसके बराबर है, b + 6 के, यानी कि यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो बनते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर से इस क्वेश्चन को ट्राई करो ट्राई, है ना। आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देके करो। अच्छा देखो a - 3 आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर, a की वैल्यू क्या आ गई 3 + 3 यानी कि 6। और b + 7 किसके बराबर है, 7 के बराबर, यानी कि देखो यहाँ से b ये इधर जाके माइनस, b की वैल्यू क्या आ रही है 0, है ना। तो ये ए बी फाइंड करने वाले सवाल आते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, इसको नोट करो। उसके बाद अब समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गए, अब समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसे नोट कर लो पहले। तो यार मैं ना तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो सेट की मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर ये जो थियोरिटिकल पार्ट है उसको समझते हैं। पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मान लो एक सेट ए है जो कि है वो आपका ABC, एक सेट बी है जो कि है आपका 2 और 3। आपको बोल रहा है इन दोनों सेट की मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों की सेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एलिमेंट की सबसे मल्टीप्लाई करा के ऑर्डर्ड पेयर बना दो। मतलब हर एलिमेंट का एक के साथ एक ऑर्डर पेयर बना दो, माने कि a का 2 के साथ भी, a का 3 के साथ भी, b का 2 के साथ भी, b का 3 के साथ भी, c का 2 के साथ भी, c का 3 के साथ भी। लो हमने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। यही जो सेट है ये हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहलाता है। ठीक है, तो आपको करना आ गया। अब जरा थ्योरी को समझो क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता क्या है, हम ना ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, है ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करते हैं। इसमें हमारा एक सेट बनता है, देखो हमारा एक सेट बना है किसका, ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना, ये देखो A2 A3 है ना, हमारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनता है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहले वाला है ना वो सेट ए से बिलोंग करता है और जो दूसरे वाला है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है तो उसका जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से होगा और जो दूसरे वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से होगा। ठीक है, और क्या लिखा है ना, ये वाली बात समझ गए। रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोलना, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको करते कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, आप A क्रॉस B भी कह सकते हो। जब आप बिल्कुल अगर पूछा जाए आपसे कि A मल्टीप्लाई B क्या होता है तो आप बोल देना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, है ना। इतना बड़ा थोड़ी ना बोलेंगे, तो आपको जो बोलना है वो बोलो, A मल्टीप्लाई B, A क्या कहता है क्रॉस B, जो बोलना है वो बोलो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बना दो, है ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, B का, है ना, C के साथ, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख दो। वो आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। इसमें और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि पहले वाला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। बस आया समझ में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब थोड़ी और बातें करते हैं, इसको पहले नोट कर लो और यार आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा, हमने ए को बी से जब मल्टीप्लाई करा हमारे ये सेट बना। मान लो अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कराऊं, है ना, बी को ए से, तो यार बी को जब ए से कराएंगे ना तो इसको इससे करेंगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस हिसाब का बनेगा, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। तो यहां से आपको बात क्या पकड़नी है, आपको ये समझना है ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल होते हैं क्या, A, 2 A के इक्वल होगा नहीं, यानी कि ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इससे क्या डिफरेंट है, यानी कि ये चीज इसके इक्वल नहीं है। तो आपको यहां से ये चीज समझना है कि A क्रॉस B, B क्रॉस A के इक्वल नहीं होती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रूल जानते हो,
5 को 4 से कर लो या 4 को 5 से कर लो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम। पर इस वाले मल्टीप्लाई में सीन अलग है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि यहाँ पे हमारा कॉम्यूटेटिव वाला लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, इसके बाद यार जो मैंने तुमको ये बताया था ना कि पहले वाला एलिमेंट पहले से बिलोंग करता है, दूसरे वाला दूसरे से करता है, क्यों कह रहा था इंपॉर्टेंट है? कभी कभार ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेथड टू फाइंड सेट व्हेन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गिवन, यानी कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होगा और आपसे बोलेगा सेट बनाओ, क्या होगा? यानी कि देखो इस केस में क्या था, मैंने आपको 2 सेट दे रखे थे, उसके बाद पूछा कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। पर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होगा और आपसे बोलेगा सेट बताओ। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जो कि आपका a,1, a,3, b,1, b,3, a,2 और b,2। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया। आपसे बोल रहा हूं फाइंड करो सेट ए एंड सेट बी, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पे वही वाला लॉजिक आप अप्लाई करोगे कि सेट ए क्या होगा, मुझे पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? सेट ए के होते हैं। यानी कि जो पहले वाले एलिमेंट है ना ए बी, तो ए और बी जो है ये मेरे किसके एलिमेंट है? सेट ए के एलिमेंट है। अच्छा, आप बोलोगे कि 2 बार है, पर सेट में तो 2 बार रिपीट करते ही नहीं है ना, तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा, है ना। आपको लग रहा होगा ये 2 बार है तो 2 बार लिखना, पर हम सेट चैप्टर पढ़ के आए ना कि सेट में 2 बार नहीं लिखना होता। तो ये जो ए 2 बार दिख रहे हैं एक ही बार लिखना है, ऐसे जो बी 2 बार दिख रहा है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है सेट। जैसे मैं बी की बात करूँ, ये तो हमने सेट ए बताया। अब मैं तुम्हें बताया था कि जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं? सेट बी से। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, ये जो एलिमेंट्स है ये किसके हैं? सेट बी के एलिमेंट है। अब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देख लो ए और बी का, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे फाइंड किया जाता है। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, जो पहले एलिमेंट दिख रहा है उसका सेट बना दो, वो सेट ए कहलाएगा, और जो दूसरे एलिमेंट दिख रहे हैं उनका सेट बना दो, वो क्या कहलाएगा? सेट बी। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है ना। लो, इसको नोट कर लो। जो यार बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो अगर मान लो आपके पास सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो p है और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो q है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो होंगे p मल्टीप्लाई q, pq। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो आपको कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको 3 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपको 4 दे रखा है, और आपको बोल रहा है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो सिंपल 3 मल्टीप्लाई 4, जो ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे ना टोटल, वो कितने होंगे? 12 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे। आया समझ में? कुछ नहीं करना, अगर टोटल वो निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों सेट के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करवा दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, अगर ईदर ए और बी आर इनफाइनाइट देन ए मल्टीप्लाई बी इज इनफाइनाइट। क्या समझ आया? मैं कह रहा हूं अगर कोई 2 सेट में से ए या बी सेट में से कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। सोच के देखो, हर एलिमेंट की सबसे करवानी होती है मल्टीप्लाई। अगर दूसरे सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एलिमेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर आपसे ये बोला जा रहा है ईदर ए और बी आर नल सेट, मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है वो नल सेट है, देन जो ए क्रॉस बी जो है वो हमारा क्या आने वाला है? फाई आने वाला है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। तीसरा पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ सबसेट का पॉइंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के हमने पढ़ा था। नंबर ऑफ सबसेट होता क्या है? अगर एक सेट है ए, उसके अंदर p एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर p।
अब मैं आपसे बोल रहा हूं एक सेट है ये a मल्टीप्लाई b, इसमें इतने एलिमेंट है, p q एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या होगी, इसको 2 की खोपड़ी पे चढ़ा दो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगे 2 की पावर p q। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो मेरे को कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको दे रखा है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दे रखा है आपको 6, और आपको बोल रहा है फाइंड करो नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए मल्टीप्लाई बी। क्या करेंगे, देखो a मल्टीप्लाई बी, तो a मल्टीप्लाई बी में एलिमेंट कितने होंगे पहले ये बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बी क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 है ना, ये आ गया हमारा 30। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 30 है ना। जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर पे चढ़ा दो, वो हमारी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ, उतने नंबर ऑफ सबसेट हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। तो यार यही था एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इन नोट्स को रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करो। गुड लक, बाय बाय।